जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट 19 है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, इनमें से कागज का बहुवचन क्या होगा। कागज, कागजें, कागजात या फिर कागजों, क्या होगा इनमें से कागज का बहुवचन। तो साथियों, कागज का जो बहुवचन होगा वो होगा कागजात। ठीक है, कागजात आपका राइट आंसर होगा। कागज शब्द का बहुवचन कागजात होगा। उपयुक्त प्रश्न में कागज शब्द का स्वतंत्र रूप में अर्थात निर्विभक्तिक रूप में आया है। ठीक है, इसलिए कागज का जो बहुवचन रूप होगा वो कागजात होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। उ, ई, री, बड़ा ऊ। तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ आपका राइट आंसर होगा। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण ऊ है। छोटा ऊ, बड़ी ई तथा री हस स्वर हैं, जिनके उच्चारण क्रमशः ओष्ठ, तालव्य तथा मूर्धन्य से होते हैं। ठीक है, साथियों यहाँ पे छोटी, ठीक है, यहाँ पे छोटी कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं। रामनरेश त्रिपाठी, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं। तो साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं कुकुरमुत्ता के कवि। ठीक है, कुकुरमुत्ता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, अनामिका, परिमल, अणिमा, गीतिका, नए पत्ते, बेला आदि। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अन्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। किस कवि को। अज्ञेय जी को, भवानी प्रसाद मिश्र को, हरिवंश राय बच्चन को, शमशेर बहादुर सिंह को। तो किसको, किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है। तो साथियों, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। ठीक है, प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चुका भी नहीं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, काल तम से होड़ है मेरी, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है, तो ये इनकी कृतियां हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है, ये उनकी कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। शंकर, तद्भव, तत्सम, विदेशी। तो रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है साथियों, ये जो है शंकर। ठीक है, शंकर कोटि का शब्द है रेल मंत्री। रेल मंत्री जो है वो शंकर शब्द का उदाहरण है। यहाँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द और मंत्री हिंदी भाषा का शब्द है। जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें शंकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल अंग्रेजी भाषा और गाड़ी जो है, ठीक है, गाड़ी हिंदी भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है साथियों वो बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से होता है स्वर का उच्चारण। और व्यंजन का उच्चारण करते समय आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अगला प्रश्न है, कांकल्य वर्ण कौन सा है। य, स, ह, ण। तो काकल्य वर्ण कौन सा है। तो साथियों, ह जो है वो काकल्य वर्ण है। उपर्युक्त विकल्पों में ह काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यह अंतस्थ व्यंजन, स जो है उसमें व्यंजन है, और अण ट वर्ग का पंचम अक्षर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी,
पूजनी, तदोपरांत, कवित्री शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है अंत्याक्षरी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंत्याक्षरी है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, जैसे कि अगर हम कहें पूजनीय, ठीक है, तो पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। कवित्री नहीं, कवित्री होता है। तो ये शुद्ध शब्द हैं वर्तनी की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8, 5, 4 या फिर 6। तो साथियों सर्वनाम कितने भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से? तो 6 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर होगा 6। और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है साथियों? वो होती है 11। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हैं कौन कौन से, जान लीजिए। पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये सब आते हैं। संबंधवाचक में जो, सो आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह आते हैं। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या होता है। और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ठीक है, तो इन शब्दों से आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। और निजवाचक में आप मिल गया, आप, स्वयं, खुद, ये सब मिल जाएंगे तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इन शब्दों को आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर परिमाण बोधक विशेषण है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो साथियों यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त है। गुणों के आधार पर व्यक्ति की विशेषता विद्वान तथा पूज्य शब्दों से परिलक्षित हो रही है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौटिल्य की है, प्रेमचंद की है, चतुर्सेन की है, या फिर आचार्य तुलसी की है? तो अग्नि परीक्षा जो है साथियों वो आचार्य तुलसी जी की है। ठीक है, अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है, जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ गोली इत्यादि चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता, अव्यय बताना है आपको कौन सा है इसमें। तो साथियों वह काम नहीं करता, नहीं जो है आपका वो अव्यय है। ठीक है, और अव्यय किसे कहते हैं आप वो जान लीजिए। वह काम नहीं करता वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः नहीं जो है निपात अव्यय शब्द है। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता साथियों, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय की परिभाषा ये थी। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निसंदेह, अन्यंत, अत्यंत। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो साथियों अत्यंत। ठीक है, अत्यंत आपका राइट आंसर होगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये अर्थ के आधार पर प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। स्थानवाचक, यहाँ वहाँ इधर उधर आए तो वो स्थानवाचक के अंतर्गत आएगा। कालवाचक में प्रतिदिन, रात भर, आज, कल, हर बार, ठीक है, ये सब आते हैं। प्रतिदिन हुआ, रात भर हुआ, आज, कल, हर बार आदि। ठीक है, परिमाणवाचक में बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि। ठीक है, रीतिवाचक में इसलिए, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक आदि। ठीक है, तो ये सब आते हैं। स्थानवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? कालवाचक के अंतर्गत प्रमुख शब्दों को हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्टि। तो दिए गए 4 विकल्पों में से वो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों वो है जीरा। ठीक है, जीरा आपका राइट आंसर होगा।
ध्यातव्य है कि मसालों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हींग इत्यादि। किंतु कुछ नाम इसके अपवाद हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे आप याद रखिए जीरा, धनिया, तेज पत्ता इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में जीरा जो है वो पुल्लिंग है। शेष तीनों शब्द सुबह, मिर्ची, दृष्टि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में वास, देश पर निकला, चंद्र का प्रकाश, जल की धारा। तो साथियों, देश पर निकाला ये आपका अनुचित है। ठीक है, अनुचित विकल्प है। दिए गए विकल्पों में विग्रह की दृष्टि से देश पर निकाला अनुचित है, जिसका उचित विग्रह देश से निकाला। ठीक है। वन में वास बिल्कुल सही है। चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जल की धारा, जल धारा होता है। लेकिन देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो साथियों, वे आए थे। ठीक है, वे आए थे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह जो है वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया की समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। वे आए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। शेष वाक्यों का काल इस प्रकार है। शेष वाक्यों का आप काल देख लीजिए। वे गए सामान्य भूतकाल, वे खा रहे थे अपूर्ण भूतकाल, वे सोकर उठे आसन्न भूतकाल। और काल के कितने प्रकार होते हैं साथियों? काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक और भविष्य काल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो साथियों, धूप में चला नहीं जाता ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है। याद रखिएगा, जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहां न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि जहां क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। वाक्य धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। अतः धूप में चला नहीं जाता ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये भाववाच्य का उदाहरण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहन, आग्रहण, अग्रासन। क्या होगा अगहन का तत्सम रूप? तो साथियों, अगहन का जो तत्सम रूप होगा वो अग्रहायण होगा। ठीक है, अग्रहायण आपका राइट आंसर होगा। देखिए, अगहन का जो तत्सम रूप होगा वह अग्रहायण है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों की संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है भाई? शब्द के आदि में होता है, माने प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो साथियों, जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के आदि में होता है। ठीक है। और प्रत्यय का जो प्रयोग होता है साथियों वो शब्द के अंत में होता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर होता है। ठीक है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ विजय से है, परंतु इस शब्द के आगे परा उपसर्ग जोड़ देने से पराजय शब्द बन जाता है। ठीक है। तो जिसका अर्थ हारने से हो जाएगा। तो यहाँ पे उपसर्ग परा उपसर्ग जोड़ने से शब्द बदल जाता है। ठीक है, उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इस तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय का कमाल होता है। अगला प्रश्न है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, अरि, रिपु, बैरी। तो इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों, अहि जो है ना वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। तो अहि है किसका? अहि शब्द जो है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। अहि जो है वो सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? सांप का। जबकि अरि, रिपु, बैरी ये सभी शत्रु के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे हम क्या कह सकते हैं? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल, क्या कह सकते हैं? तो साथियों, उसे हम आकाश वृत्ति कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसे हम आकाश वृत्ति कहते हैं। ठीक है।
आकाशफल शब्द संतान अथवा संतति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताना है आपको। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। तो छात्रावास में साथियों जो संधि होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, संधि कितनी प्रकार की होती है आपको बताना है। संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि होता है, व्यंजन और विसर्ग होता है। स्वर जो होती है संधि वो 5 प्रकार की होती है। उसी 5 प्रकार में एक संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि भी है, वृद्धि है और आदि है, और एक होता है कौन सा बताइए, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 4 तो ऑप्शन में है, एक आपको कमेंट में बताना है। छात्रावास में दीर्घ संधि है जिसका संधि विच्छेद है छात्र प्लस आवास। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। जब छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला तो बन गया बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। वाक्य के कोष्ठक पद में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर कर्मधारय है? कौन सा समास है भाई? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि हाथों हाथ। ठीक है, हाथों हाथ पुस्तक बिक गई, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है साथियों, तथा समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे हाथों हाथ हुआ, प्रतिदिन हुआ, प्रत्येक हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है प्रश्नात्मक, आदेशात्मक, इच्छात्मक, संकेतात्मक। तो भगवान तुम्हारा भला करे, तो साथियों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा इच्छावाचक। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे इच्छात्मक वाक्य है। कैसे है देखिए, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। भगवान तुम्हारा भला करे इच्छात्मक वाक्य है जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो साथियों, वहाँ पे इच्छात्मक वाक्य होता है। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो। प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य होता है। जैसे क्या तुम खा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, संकेतात्मक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो। जैसे पानी न बरसना, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो यहाँ पे संकेतात्मक वाक्य है। संकेत दिया जा रहा है भैया, पानी न बरसता तो धान आपका सूख जाता। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो साथियों, वहाँ पे आदेशात्मक वाक्य होता है। जैसे कि तुम खाओ, तुम पढ़ो। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आदेशात्मक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सप्रमाण उत्तर दीजिए। शीला ने मोतियों की एक माला खरीदी, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मैंने अभी बाजार जाना है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है साथियों। मैंने अभी बाजार जाना कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, तो मैंने नहीं, क्या हो सकता है बताइए? मुझे अभी बाजार जाना है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन मैंने अभी बाजार जाना है ये तो अच्छा नहीं लग रहा है कहने में भी। तो अशुद्ध वाक्य यही हुआ आपका, बाकी सारे शुद्ध हैं। ठीक है, मैंने अभी बाजार जाना है वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे अभी बाजार जाना है। अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान कहाँ भरना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न को देखिए, जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही, उसके बाद ही के बाद डैश डैश आपको रिक्त स्थान दिया जाता है। और अब बताएं बहुत ही क्या है? प्रबल है, सुहानी है, अमल है, सफल है। तो साथियों यहाँ पे जो भरा जाएगा वो प्रबल होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटन की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं। ठीक है, तो प्रबल भरा जाएगा, बिल्कुल सही है, वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 30, 31, 32 या फिर 33? कितनी मानी गई है संचारी भावों की संख्या? तो साथियों संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं वे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं
भरत मुनि के अनुसार ये पानी में आप ही आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान हैं। ठीक है, ऐसा भरत मुनि ने बोला है। तो साथियों, संचारी भावों की जो संख्या होगी वो 33 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य। तो साथियों, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस जो है वो वीर रस है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का जो प्रयोग हुआ है, जबकि श्रृंगार, करुण और वात्सल्य रस असंगत हैं। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए, 10 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो साथियों, कुंडलिया छंद में जो होते हैं ना वो 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं कुंडलिया में। और कुंडलिया विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला छंदों को मिलाने से बनता है। किसके? कुंडलिया जो बनता है वो दोहा और रोला को मिलाने से बनता है। इस छंद के प्रथम चरण की रचना दोहे से और अंतिम चरण की रचना रोला में होती है। ये याद रखिएगा कुंडलिया का ये। ठीक है, जिसमें दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया, और इसमें 6 चरण होते हैं और यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अति कटु वचन कहती मानहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, विभावना है, यमक है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो साथियों, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि मनु, मानो, मनहु, जनहु ये सारे शब्द अगर मिलते हैं तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ तो मानहु आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये किताबी भाषा है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, जैसे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु इसके वाचक शब्द हैं। ठीक है, तो आपको वाचक शब्द से पकड़ना है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा लोकोक्ति का वो होगा सिद्धांतहीन। ठीक है, क्या होगा? सिद्धांतहीन। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो सिद्धांतहीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो साथियों, मगही जो है आपका राइट आंसर होगा। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है यह बोली। आइए थोड़ा सा आपको डिटेल समझाते हैं। मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अन्य विवरण हैं इस प्रकार, देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर रश्मिरथी। तो कौन सी कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की जिस पे उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत के लिए वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर जी की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं, कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी। इस काव्य संग्रह के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत आदि। तो उर्वशी पे उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विद्यालय, शिक्षिका, खेलने को कहा, अंताक्षरी। तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है, कौन सा होगा? तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंताक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी ऐसे नहीं, अंताक्षरी कैसे लिखा जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। अंताक्षरी शब्द जो है वो अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से अंत्याक्षरी इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है,
सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है। तो आपको वाक्य को देख के बताना है कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी अशुद्ध हैं। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। उदाहरण, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। इस वाक्य में सुमन नाम ही संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? वे पुरानी फाइलें हैं। राम का घर कौन सा है? यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ये बताना है। उदाहरण नहीं है तो कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है राम का घर कौन सा है। ठीक है, ये संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वे शब्द जो किसी को चिन्हित या सांकेतिक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह, वह, ये, वे, वैसा, वही। निम्नलिखित रेखांकित शब्द संकेतवाचक सर्वनाम हैं। वे पुरानी फाइलें हैं। यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है। वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है। तो ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है। और राम का घर कौन सा है, ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्ण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो कारक पहचानना है आपको। कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, और कर्ण जो है वो खाने बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने साथ मिठाई लाया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कारक संबंधी त्रुटि इसमें नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा खिलौने लाया के लिए, ने, में या का। तो श्याम मीरा यहाँ पे डैश कर लीजिएगा। ठीक है, मीरा और खिलौना के बीच में रिक्त स्थान है, तो आपको बताना है श्याम मीरा खिलौने लाया के लिए भरा जाएगा, ने होगा, में होगा या फिर का होगा। तो बताइए उचित विकल्प चुनिएगा। तो श्याम जो है मीरा खिलौना के लिए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, ये आपका उचित कारक चिन्ह है, भरा जाएगा। ठीक है। संप्रदान कारक जो है चिन्ह है को के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण के से संबंध रखता है? मैं जाग रहा हूँ, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। वह सो रहा था, वे लेटे हुए थे। तो जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, यह जो है संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, देखिए, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। दिए गए प्रश्न वाक्य में वहाँ संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? पूज्य, स्वामी, स्वभाव, माया। तो प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, नहीं आपको बताना है। तो पूज्य आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रकृति के जो अर्थ होते हैं वो कुदरत हुआ, स्वभाव हुआ, शील, तासीर, मिजाज, ये सब प्रकृति के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है।
उपरोक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या होगा? अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, अभ्युदय पाठशाला जाएगा, अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। क्या होगा? तो साथियों अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये आपका भविष्य काल में रूपांतरण होगा। ठीक है, पाठशाला जाएगा। अभ्युदय जो है पाठशाला जाएगा सामान्य भविष्य काल है। अभ्युदय शायद पाठशाला जाए ये संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। और अभ्युदय पाठशाला जा रहा था अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। और अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सारंग। ठीक है, सारंग जो है वो हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सारंग फिर है किसका? व्याघ्र, सिंह, शार्दूल, मृगराज, वनराज। ठीक है, और हाथी का गजराज, हस्ती, मदकल, मतंग, गयंद, ऐरावत, ये सब क्या हैं? ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है? कलानिधि, सलिल, तरंगिनी, देवनदी। तो क्या हो सकता है बताइए इसके बदले में? तो साथियों देवनदी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है और इसके बदले में हम देवनदी भी कह सकते हैं। गंगा जो है वो भागीरथी, सुसरिता, विष्णुपदी, जाह्नवी और देवनदी। और कलानिधि चंद्रमा, इंदु, निशापति, सुधाकर, हिमांशु। और सलिल का अंबु, जल, नीर, तोय, वारी और पानी। तरंगिनी जो है वह नदी, तनुजा, आपगा, शैवालिनी, निर्झरिणी। ठीक है, तो इन सब के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है, वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है, वह स्थान है जहाँ व्यायाम होता है, वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है। तो यज्ञशाला किसे कहते हैं बताइए? तो साथियों वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है, उसे हम कहते हैं यज्ञशाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यज्ञशाला कहते हैं, जहाँ पर हवन किया जाता है, ऐसा स्थान। अगला प्रश्न है, निशाचर। निशाचर उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला, से अभिप्राय है रात्रि में चरने वाला, या फिर निशाचर से अभिप्राय है निशा को चुराने वाला, या निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में चोरी करने वाला। तो निशाचर किसे कहते हैं साथियों? तो निशाचर उसे कहते हैं जो रात्रि में विचरण करने वाला हो, यही होता है निशाचर का मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? प्रेमचंद की किताबें हैं। हाथों हाथ बिक जाती, पानी पानी होना, बाएं हाथ का खेल, सूर्य को दिया दिखाना। तो प्रेमचंद की किताबें हैं, कैसी हैं? तो साथियों हाथों हाथ बिक जाती हैं। ठीक है, हाथों हाथ बिक जाती, ये प्रेमचंद की किताबें। ठीक है, सबसे उपयुक्त मुहावरा यही भरा जाएगा रिक्त स्थान की जगह पे। और रिक्त स्थान कहाँ होगा साथियों? किताबें और है के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान होगा और प्रेमचंद की किताबें रिक्त स्थान, उसके बाद है। तो हाथों हाथ बिक जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा। हाथों हाथ बिक जाती,
हाथों हाथ बिक जाना माने बहुत जल्दी या फौरन बिक जाना। पानी पानी होना माने लज्जित होने या फिर शर्मिंदा होना। बाएं हाथ का खेल माने बहुत सरल कार्य होना। और सूर्य को दिया दिखाना माने जो स्वयं प्रसिद्ध या श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना, इसी को कहते हैं सूर्य को दिया दिखाना। अगला प्रश्न है चादर तान कर सोना। प्रश्न देख लीजिए, चादर तान कर सोना, ठीक है। चादर तान कर सोना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होगा? निश्चिंत हो जाना, किसी को निंदा करना, किसी की निंदा करना, या फिर शोक मनाना, बढ़िया आचरण करना। क्या होता है चादर तान कर सोना मुहावरे का अर्थ? तो साथियों, चादर तान कर सोना मान निश्चिंत हो जाना, ठीक है। आप निश्चिंत हैं तभी आप चादर तान के सोएंगे। तो वाक्य प्रयोग, सीता ने अपनी 10वीं एग्जाम पास कर ली है, अब वह केवल चादर तान कर सोती रहती है, ठीक है। अब साथियों, आप लोगों को अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनना है, ठीक है। तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग एक बार गद्यांश को पढ़िए। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो आइए एक बार हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर वानमवाड़ी स्केलार्क पक्षी का तमिल नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह वानमवाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कवि भी उच्च एवं उदात्त भावों से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से इन्होंने इस आंदोलन को वानमवाड़ी नाम दिया। कालांतर में इन्होंने कोयम्बटूर से वानमवाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। वानमवाड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विषयों पर पड़ा। तो ये था गद्यांश। तो आइए अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वानमवाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पत्रिका का नाम वानमवाड़ी था। पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। पत्रिका का प्रकाशन कोयम्बटूर में हुआ था। वानमवाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिका थी। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ये था गद्यांश जहाँ पढ़े थे, जहाँ से आंसर आपको मिलना है। और अगला प्रश्न है, वानमवाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? साहित्यिक आंदोलन से, किसान आंदोलन से, गायक आंदोलन से, या पक्षियों के आंदोलन से? तो वानमवाड़ी आंदोलन का संबंध जो था वो साहित्यिक आंदोलन से था, ठीक है। साहित्यिक आंदोलन आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद के अनुसार वानमवाड़ी आंदोलन का संबंध साहित्यिक आंदोलन से था। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों एवं साहित्यकारों ने मिलकर वानमवाड़ी नाम से सशक्त कविता आंदोलन प्रारंभ किया। और साथियों, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वानमवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा था? कहानी पर, नाटक पर, कविता पर, सभी विधाओं पर?
तो गद्यांश को जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और अगर एक बार में नहीं कर पाते तो बार बार को गद्यांश को देखना है, उसके बाद फिर आंसर को करना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। तो सभी विधाओं पर, ठीक है, वानमवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के सभी विधाओं पर पड़ा था, ठीक है। तो साथियों ये था आपका 50 प्रश्न, जो कि झारखंड में पूरे 50 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो कैसे लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।